नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद लेकर का हाजिर है उत्तराखंड का खास बुलेटिन। उत्तराखंड की इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मियों की। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मियों को होली का तोहफा मिला है। होली के दौरान ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भत्ता मिलेगा। प्रदेश के 5000 रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। निगम कर्मचारियों को 1250 से 1500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता देगा। योजना आज से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगी। बता दें कि ये योजना अधिकारियों उप अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। तो 5000 रोडवेज कर्मचारियों को ऐसे हैं जिन्हें प्रोत्साहन भत्ता जो है वो मिलने जा रहा है। 1250 से 1500 रुपए तक का ये भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मियों को ये होली का तोहफा देने जा रहा है। योजना आज से शुरू हो जाएगी। तो ये योजना अधिकारियों उप अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर उत्तराखंड परिवहन निगम से जुड़ी हुई, जहां पर परिवहन निगम कर्मियों को होली का तोहफा देने जा रहा है। होली के दौरान जो भी ड्यूटी करेंगे कर्मचारी, उन कर्मचारियों को भत्ता देगी सरकार। बताया कि प्रदेश के 5000 रोडवेज कर्मचारी ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन भत्ता जो है वो दिया जाएगा। निगम कर्मचारियों को 1250 से 1500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता जो है वो देगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है होली का त्योहार होता है, सबको छुट्टियां दी जाती हैं। तो ऐसे में ये अहम फैसला लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी हितेश त्यागी का। हितेश त्यागी, जिस तरीके से उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मियों को ये होली का तोहफा देने जा रहा है, ऐसे में जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो कितने उत्साहित हैं इस फैसले से? बिल्कुल, देखिए परिवहन निगम ने बहुत ही अनोखा फैसला ये किया है और यही वजह है क्योंकि जिस तरीके से सभी लोग, क्योंकि जितने भी सरकारी विभाग हैं उस दिन होली पर सभी की छुट्टी रहती है, लेकिन परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग होता है क्योंकि इसके जो ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ऐसे कर्मचारी होते हैं या इसकी जो कार्यशाला होती है जो उसमें काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती। लेकिन जो इस दरमियान ड्यूटी पर रहेगा, ऐसे 5000 कर्मचारी को इस बार जो परिवहन विभाग है वो प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। और यही नहीं, उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी 1500 से 2500 के बीच में जो भी ऐसे कर्मचारी आएंगे उनको भी अति प्रोत्साहन राशि के साथ नवाजा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये अहम फैसला लिया है, अपने कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास से उन्होंने बोला था कि जो भी ड्राइवर्स होंगे या कंडक्टर्स होंगे जो होली के दरमियान इस तरह की नौकरी करेंगे तो उनको वास्तव में प्रोत्साहन राशि दी जाए, जिससे आने वाले समय में भी इनके प्रति या विभाग के प्रति, सरकारों के प्रति लोगों का नजरिया बदले। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है इसके पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए देखा जाता है देश के जब इस तरीके का त्योहार आता है और जो कर्मचारी होते हैं, अब उन कर्मचारियों, चाहे आपकी बात कर लो, मैं अपनी बात कर लो, तो मन करता है कि त्योहार पे सभी लोग अपना त्योहार मनाएं, खुशी खुशी अपनों के बीच रहे। तो ऐसे में जो लोग नहीं जा पाते तो कम से कम अगर वो इस भत्ते की तरफ देखेंगे तो उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी, लगेगा कि अगर हम घर नहीं जा पाए तो बदले में कुछ मिल रहा है। स्वाभाविक सी बात है, सभी को त्योहार के दिन अपने घर जाने की लगी रहती है और वास्तव में सभी का मन भी होता है कि अपने परिवार के साथ में ये त्योहार मनाया जाए। होली का त्योहार हो या फिर दिवाली का त्योहार हो, रक्षाबंधन का त्योहार हो, कई सारे ऐसे त्योहार है जिनसे हम लोग हों या फिर परिवहन विभाग के लोग हों या फिर कई ऐसे विभाग है जो वंचित रह जाते हैं। तो उसी को देखते हुए सरकारों ने परिवहन निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, जो संविदा पर हैं, जो आउटसोर्स से रखे गए, उनको इस बार सम्मानित और प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। बिल्कुल हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये अच्छा फैसला, बड़ा फैसला। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में सहारा इंडिया कंपनी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, प्रशासन ने जमीन के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। आदेश के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स में हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। बहादुराबाद क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने की दरअसल तैयारी थी और जमीन पर बड़े प्रॉपर्टी कारोबारियों ने इन्वेस्ट भी किया था। तो 250 करोड़ से ज्यादा की जमीन की कीमत जो है वो बताई जा रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर। लेकिन फिलहाल आदेश आता है, आदेश के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स में हड़कंप जो है वो मच जाता है, क्योंकि प्रशासन ने जमीन के खरीद फरोख्त पर रोक जो है वो लगा दी है। अब देखिए, इसमें राजस्व अनुभाग 2 से एक पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे अभी उनको रिफंड नहीं हो पा रहे हैं और शायद देहरादून में इस पर कार्रवाई भी हुई थी। तो डीएम देहरादून ने इसकी एक रिपोर्ट शासन को भेजी थी और शासन की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ था कि यहाँ बहादुराबाद में भी इनकी लैंड है और उस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो वो खुर्द बुर्द हो सकती है। उसी कड़ी में उस पर वहाँ पर हम लोगों ने खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया है। आधी संपत्ति नहीं बिकी है, संपत्ति का बहुत छोटा पार्ट भी बिका है, बल्कि उसमें एक कॉलोनी का मैप भी पास हुआ है डेवलप करने के लिए, वो अलग इशू है। अगर
फर्दर कोई खरीद फरोख्त ना हो, लोगों के इन्वेस्टर्स का हित ध्यान में रखते हुए इसको रोक लगा दी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय का हम करेंगे। संजय, जिस तरीके से ये बड़ा आदेश आया है, रोक लगाई गई है, जमीन पर बड़े बड़े प्रॉपर्टी के जो लोग थे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बिल्डर्स, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनके लिए भी, सहारा के साथ साथ उनके लिए भी कितना बड़ा इसे झटका समझा जाए? निश्चित तौर पर निदा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में सहारा इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से जो निवेशक थे उनकी गड़ी कमाई से कि यहाँ पर जमीन खरीदी गई थी और उस जमीन को सहारा इंडिया एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर को बेच रहा था, लेकिन लगातार ही जिस तरह से हम देख रहे हैं जो निवेशक थे वो लगातार शासन से शिकायत कर रहे थे कि हमारी गड़ी कमाई से जो जमीन खरीदी गई है उसे औने पौने दावों में बेचा जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं शासन ने हरिद्वार जिला प्रशासन को एक आदेश किया और हरिद्वार जिला अधिकारी ने इस जमीन की खरीद फरोख्त पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। हालांकि इस रोक के बाद जो प्रॉपर्टी डीलर है उनमें पूरी तरीके से हड़कंप मचा गया है। हालांकि जो एक बड़ी विकसित कॉलोनी काटने की फिराक में थे, अब देखने वाली बात होगी क्या ये जमीन औने पौने दाव में बिक जाएगी या फिर हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा इस पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी। सहारा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इस आदेश के बाद, इस स्टे के बाद? देखिए, जो इस जमीन में जो बड़े प्रॉपर्टी डीलर है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा जो छोटा मोटा विवाद था वो सुलझ गया है, लेकिन साफ कहा जा सकता है कि बड़े नेता और बड़े प्रॉपर्टी डीलर इस जमीन को मिलकर खरीद रहे हैं, उसके बाद इसको बेच रहे हैं। हालांकि हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने साफ कर दिया है कि इस जमीन को किसी भी हाल में बेचा नहीं जाएगा, इसमें अगर कोई भी बेचता है तो उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जमीन पर बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स ने इन्वेस्ट किया था, सभी के लिए ये झटका है बहुत बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती की तैयारी जो है वो की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट न होने पर लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर, अहम खबर, अधिकारियों को सख्ती से कानून का पालन कराने के निर्देश भी दिए गए। सबसे पहले हरिद्वार में हो सकती है ये कार्रवाई। हरिद्वार में बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर जो थे वो चल रहे थे, इस बात की शिकायत की गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर फार्मासिस्ट नहीं हुए तो फिर जो मेडिकल का लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा और अधिकारियों को सख्ती से इस आदेश का पालन करने की बात कही गई है। जो है कुछ शिकायतें तो उत्तराखंड में मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती की तैयारी में फिलहाल नजर आ रही है सरकार, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने एक नया आदेश जो है वो जारी कर दिया और उस आदेश के तहत आपको हम बता दें कि मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ना होने पर लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाएगा। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संजय, ऐसे में सरकार के इस आदेश के बाद और इस सख्ती के बाद मेडिकलों की हालत सुधरती हुई नजर आ रही है या नहीं? निदा, निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन हम जब जमीनी हकीकत देखते हैं कि उन वायदों और दावों की पूरी तरीके से पोल खुलती नजर आती है। और जिस तरह से एक आदेश अब जारी हुआ है, साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य महकमे ने कि अब मेडिकलों पर बिना फार्मासिस्ट के दवाई नहीं दी जाएगी। हालांकि बीते दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि जो मेडिकल संचालक थे वो कहीं ना कहीं नियमों की धज्जी उड़ा रहे थे, यानी कहा जा सकता है कि बिना फार्मासिस्ट के ही वहां पर दवाई बेची जा रही थी, जिसका संज्ञान लेकर जो मंत्री है उन्होंने एक आदेश जारी किया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मेडिकल पे बिना फार्मासिस्ट के दवाई बेची जाती है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी इस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर लोग पालन नहीं करेंगे, जो मेडिकल संचालक है वो पालन नहीं करेंगे, वो जेल भी जा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है, लेकिन ऐसे में जिन अधिकारियों को जिम्मा सौंपा है इस आदेश का पालन कराने का, क्या वो अधिकारी जो है सख्ती के साथ जा रहे हैं और कानून पालन कराने का निर्देश दे रहे हैं मेडिकल वालों को या नहीं? देखिए निदा, लगातार हम देखते हैं कि अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए, उसमें शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों, जब हम मेडिकलों पर देखते हैं तो वहाँ 10वीं और 6ठी पास जो लोग होते हैं वो दवाई देते हैं। ऐसे में जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो भी तमाम बड़े बड़े वायदे करती है कि बिना फार्मासिस्ट के दवाई नहीं दी जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने एक आदेश किया है उसका किस तरह से पालन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाल फिलहाल में जिस तरह से मेडिकलों पर धज्जियां उड़ रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। निदा, बिल्कुल ठीक है संजय पुंडीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बदले मौसम के मिजाज के। जी हाँ, उत्तराखंड में जल्द मौसम का मिजाज जो है वो बदलेगा। अगले 24 घंटे पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है। बता दें आपको कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल जो है वो छाए रहेंगे। तो अगले 24 घंटे
पहाड़ी इलाकों के में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में ये बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का ट्रैवल कारोबारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों और हरिद्वार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध करते हुए पर्यटन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कारोबारियों ने मुख्यमंत्री धामी से चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को भी खत्म करने की मांग की है। चारधाम यात्रा कोई आज और कल से तो चल नहीं रही है, ये आदिकाल से चली हुई यात्रा आ रही है, जिसको हमें भी देखते देखते 25 साल हमें भी हो गए देखते देखते। लेकिन मात्र दुखद बात यह है कि मात्र विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि भाई एक संख्या का निर्धारण का कोई नंबर आया। कोरोना काल था तब तो समझ में आता था, चलो पूरे भारत में एक व्यवस्था बनी थी कि लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कम लोग जाएं, वो बात समझने आती थी, सब लोग मान भी रहे थे, उस विषय पे काम भी चल रहा था। परंतु आज पूरे भारत से किसी भी जगह पर, आप लोग भी सब जानते हैं इस विषय को, कि किसी भी जगह पर कोई संख्या का निर्धारण की व्यवस्था रही नहीं है। तो मात्र हमारी चारधाम यात्रा से किसकी क्या नाराजगी है, क्यों इसमें कुठाराघात किया जा रहा है, ये खाली विषय पर्यटन का विषय नहीं है, ये तीर्थाटन का विषय भी है। आज इस तरह की व्यवस्थाएं किसी मंदिर पर निर्धारण हो जाए कि यहाँ इतने लोग जाएंगे, यहाँ इतने लोग नहीं जाएंगे, तो ऐसा आदिकाल से तो कभी चलता आया नहीं है। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं, इस पे आपत्ति दर्ज कराते हैं कि सरकार इस पे पुनर्विचार करे। जो चारधाम यात्रा का सरकार तैयारियां कर रही है, वो अपनी तैयारी ना करने के बहाना ढूंढते हुए यात्रियों की संख्या जो है सीमित करने में लगी पड़ी है। एक सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे हम, आगे टूरिज्म बढ़ना चाहिए, और एक तरफ ये कहते हैं कि टूरिज्म आना नहीं चाहिए। जो दूर दराज गाँव देहात का आदमी है उसको यही नहीं पता रजिस्ट्रेशन क्या चीज है, और एक रजिस्ट्रेशन का जो ये फरमान हर साल ये लागू कर देते हैं, उसका क्या मतलब है। आपने जो तैयारी करनी है यात्रा के ऊपर, संबंधित यात्रा रूटों के ऊपर धामों में यात्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ यात्री की 30,000 35,000 यात्री की ठहरने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था ऑलरेडी है, और सरकार वहीं 5,000 की संख्या करती है, कहीं 9,000 की, कहीं 18,000 की, कहीं 15,000 की। ये क्या सिस्टम है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि हरीश रावत से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की व्यवस्था से लोग डरे हुए हैं। जोशीमठ में आपदा के बाद सबके मन में संशय है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यात्रा को लेकर के आक्रोश सरकार की कुव्यवस्था से डरे हुए हैं, और जिस प्रकार की स्थिति जोशीमठ में है उससे हम लोगों के मन में भी आशंका है कि सरकार ठीक से यात्रा का संचालन कर नहीं पाएगी, नहीं कर पाएगी। फिर भी क्योंकि चारधाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक है और हमारी शान भी है, हमारा कर्तव्य भी है राज्य के रूप में। हम चाहते हैं चारधाम यात्रा सफल हो, और कांग्रेस इस मामले में हर तरीके का सकारात्मक सहयोग भी देगी और सुझाव। देश भर में होली के त्योहार को लेकर उत्साह का माहौल है, लेकिन इस त्योहारी सीजन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलावटी चीजों से रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं, और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में मिलावटी खोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में मिलावटी दूध, दही और पनीर पर नकेल कसने के लिए प्रशासन काम कर रहा है, और हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर के कई इलाकों में इस तरह का कारोबार किए जाने का संदेह है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि होली के मद्देनजर पूरे सूबे में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, इस बार हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी प्लानिंग की हुई है, और इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हमने हेल्प ली है, और जो हमने इस बार ढांचा बनाया है वो फिनेंस डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, इन सब के साथ हमने अपना प्लान शेयर किया है, और इसका पूरा जो ढांचा है
मुख्य सचिव महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें फाइनल निर्णय जैसे इनका आदेश होगा तो हम लोग उस हिसाब से फाइनल हम लोग कार्रवाई। अगली खबर हरिद्वार से, जहां आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है। खाद्य सुरक्षा की टीम ने होली से पहले अभियान चलाकर 33 जगहों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इस दौरान खाद्य संरक्षण अधिकारी बता दें आपको कि दुकानदारों को मिलावटी सामान नहीं बेचने की चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे फूड सेफ्टी अफसर्स निरीक्षण कर रहे हैं और संदेह के आधार पर नमूने एकत्रित कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 33 नमूने भर दिए हैं और भर के लैब को भेजा गया है, क्योंकि हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने हमें निर्देश दिया है कि बॉर्डर को भी चेक किया जाए। साथ हमारे जो संबंधित क्षेत्र के फूड सेफ्टी अफसर्स हैं वो बॉर्डर को भी चेक कर रहे हैं और जो मार्केट में जो सामान जो भी हमें संदेह लगते हैं उनके सैंपल भरे जा रहे हैं और जो कालातीत थे उनको नष्ट किए जा रहे हैं। होली से पहले हरिद्वार में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। आबकारी विभाग की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। इस दौरान आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने लोगों से कच्ची शराब का सेवन नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई कच्ची शराब बेचते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घोषित नहीं हुई है, ऐसे में हमें अभी जो विगत वर्ष का राजस्व लक्ष्य उसी को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है और हमने 97% के आसपास अचीव कर लिया है। अभी होली के आसपास विशेष अभियान चला रहे हैं 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक और इसमें हमने अवैध कच्ची शराब के स्रोतों, अवैध स्रोतों, लिंग मार्गों की निगरानी, ढाबों की, कछारों की, नदियों किनारे अवैध कच्ची शराब के अड्डों की, इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये भी कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में ये जन जागरूकता हो, जनमानस के बीच में कि अवैध स्रोतों की शराब जहरीली हो सकती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि अवैध स्रोतों पे ना जाएं और इस दौरान हम ये भी मंदिरा दुकानों में भी बिक्री को सुनिश्चित करेंगे कि जनमानस को कोई असुविधा ना हो और MRP पे जो है बिक्री हो। साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि जो अवैध अड्डे हैं, जो ख़ास तौर से पथरी नाले के आसपास के गांव हैं, अहमदपुर, ग्रांट, दरेड़ा से लेके दिनारपुर, शादीपुर, सुभाषगढ़, सिद्धू, देरा कलाल से लेके फूलगढ़, शिवगढ़ से लेके हम खानपुर में, सहीपुर, हस्तमौली, दल्लावाला और इधर रुड़की में छोटी लाम, बड़ी लाम, नत्थू, खेड़ी और नारसन कोलकी में हम विशेष तौर पर कच्ची शराब पर फोकस करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने 3 टीमें गठित कर ली हैं और हमारी एक एडिशनल जनपदीय इन्फोर्समेंट की टीम है जो स्वतंत्र रूप से भी काम करेगी और इनके सहयोग में भी काम करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र किरण चौधरी का लक्सर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पूरे जिले में बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पिछले चरण में सड़कों और पेयजल व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। जैसे हमारी सरकार का, हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी के हिसाब से हमने पूरे जिले में जो विकास के काम थे सभी सदस्यों को, मेरे हिसाब से जब से जिला पंचायत शुरू हुई पहली बार एक नजीर, एक लाइन बनाई है कि सबको बराबर हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ये हमारी पार्टी का रीति है और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है इस देश को आगे बढ़ाने का, अंतोदय तक विकास ले जाने का और उस विकास को जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो हम कर रहे हैं। उसी के माध्यम से आज हम यहाँ 3-4 दिन हमारी मीटिंग हुई, उसमें हम गए अपने केंद्र सरकार की रीति नीति को पब्लिक के बीच में ले जाने का काम करें।
अगली खबर लक्सर से, जहां लक्सर सिविल कोर्ट में तैनात जज अमित भट्ट का ट्रांसफर हो जाने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में न्यायाधीश और लक्सर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने सिविल जज अमित भट्ट का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और नई तैनाती के लिए शुभकामनाएं भी दी। अमित भट्ट जी जो सिविल जज जेडी हैं, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है और उसमें हमने आज विदाई समारोह किया था। और हमारे जो जज साहब थे बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत ही अच्छे थे और जूनियर सीनियरों का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देते थे और जूनियर तो इतने खुश थे कि बहुत ही अच्छा। और अब इसका हमें सबको बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है। ये ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं, आते रहते हैं अधिकारी, लेकिन ये अधिकारी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा। और अगली खबर रुड़की से, जहां गोलीकांड से हड़कंप मच गया। अज्ञात बदमाश द्वारा एक युवक को गोली मारी गई। पूरा मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सालियर निवासी मुस्तकीम किसी काम से आया था और वहीं पर किसी अज्ञात बदमाश ने मुस्तकीम को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल युवक ने बताया कि उसकी किसी युवक से काफी समय से रंजिश चल रही है और इसी के चलते उसे गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इनका कुछ आपसी झगड़ा था कुछ लड़कों का, तो इसको गोली लगी है। अभी इसको जिन्होंने गोली मारने वाले जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लेन देन का मामला अभी बताया जा रहा है प्रथम दृष्टिया जो प्रकाश में आया। बाकी इस लड़के का उपचार हो जाने के बाद इसके प्रॉपर स्टेटमेंट पे ही सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। अंबर तालाब का मामला है। और अगली खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर पुलिस उपाधीक्षक महेश चंद जोशी ने थाना बेरीनाग का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने थाना परिसर, मालखाना, हरिद्वार अभिलेखों का जायजा भी लिया। साथ ही पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनने के बाद लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के आदेश भी दिए। बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी ने पुलिस की तरफ से जल्द यातायात व्यवस्था को ठीक करने की बात कही। अर्धवार्षिक निरीक्षण मैंने आज थाना बेरीनाग का किया है। निरीक्षण के दौरान मैंने जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मुआयना किया पूरा। उसकी बिल्डिंग में देखा कि कहां पर कोई टूट फूट या इस तरह की कोई चीज़ें हों जिससे कि हमारे अधिकारी कर्मचारीगण जो यहाँ पर तैनात हैं या जो निवास कर रहे हैं हमारे सरकारी आवासों में, उनको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी अजय सिंह ने लक्सर कोतवाली का निरीक्षण किया और हरिद्वार की कमान संभालने के बाद एसएसपी अजय सिंह का ये पहला औचक निरीक्षण है। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा, साथ ही कर्मचारियों के बैरक, मेस और शस्त्रागार का भी जायजा लिया। वहीं एसएसपी ने कोतवाली में खड़े लवारिस और कबाड़ी वाहनों की नीलामी प्रक्रिया कराने के भी आदेश दिए। उद्देश्य रहता है कि थाने की जो साफ़ सफाई है, व्यवस्थाएं हैं, वो चुस्त दुरुस्त हो जाए। साथ ही साथ जो थाने के रिकॉर्ड्स हैं वो भी चेक हो जाए कि सभी एंट्री है कि नहीं है, उसमें जो सालाना जो हमारे अपराध होते हैं या अन्य जो एंट्री करते हैं और जो कमियां मिलती हैं उसमें सुधार के लिए निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि वो पूरे किए जा सके। तो अभी भ्रमण जो किया गया देखकर अभी साफ़ सफाई और व्यवस्थाएँ ठीक लग रही है। अब रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक करके अगर कोई कमी निकलती है तो उसको निर्देश दिए जाते हैं पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ इसी बहाने जो है यहाँ पर कर्मचारियों से मिलकर उनका एक सम्मेलन भी आता है, उनकी समस्याएँ भी सुन ली जाती है। तो ये उद्देश्य ही था वार्षिक निरीक्षण का। अभी ये चूँकि अभी जारी रहेगा, इसका जो भी कमियां या कोई सुधार की गुंजाइश होगी उसके संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।